वह के स्थान पर किसी न किसी संज्ञा शब्द का भी प्रयोग हो सकता है। उसमें हम पुल्लिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्त्रीलिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। उन शब्दों को हम अभी थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले आज हम अभ्यास करेंगे उन शब्दों का जिन जिन शब्दों को हमने पिछली कक्षाओं में समझा था। हमने यह देखा कि सह हमारा एक वचन में होता है, तऊ हमारा द्विवचन में होता है और ते हमारा बहुवचन में होता है। ये सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है। और जब हम वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे तो सह के साथ लगने वाला प्रत्यय जो धातु के साथ लगेगा वो ती होगा, तऊ के साथ तह होगा, ते के साथ अंति होगा। अब ती के साथ धातु लगेगी। धातु कहते हैं क्रिया शब्द को। जैसे हिंदी में पढ़ना होता है तो संस्कृत में धातु होती है पठ। जब पठ धातु लग जाएगी का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ जब हम सह प्रयोग कर रहे होंगे वाक्य में तो ती आ जाएगा, तो हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा सह पठति, जिसका मतलब होगा वह पढ़ता है। ठीक है, हमने पिछली बार ये पढ़ा था। तऊ के साथ भी हम पठ धातु का प्रयोग करते हैं, तो तऊ पठतः मतलब वे दो पढ़ते हैं। ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। अब इतना हमें बिल्कुल सुनिश्चित करना होगा अपने वाक्य का प्रयोग करते हुए कि जब हम सह का प्रयोग करें या सह के स्थान पर किसी व्यक्ति का प्रयोग करें, कोई रमेश है, सुरेश है, नरेश है, राम है, श्याम है, गीता, सीता, जो भी है। गीता सीता के लिए तो हमें खैर सा शब्द का प्रयोग करना होगा, अभी हम पुल्लिंग को ही देखते हैं। तो उसके साथ ती आएगा। ऐसा नहीं हम कर सकते कि सह पठति, वह पढ़ता है कहना चाहते हैं, वह के लिए हमने सह शब्द का प्रयोग किया, पढ़ने के लिए हम पठ धातु ले आए और अब प्रत्यय लगाने के समय हम कंफ्यूज हो जाएं, तो हम गलत कर रहे होंगे। तो सह के साथ लगने वाला प्रत्यय ती होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं। ठीक है, तऊ के साथ तह होगा। ये नहीं हम कर सकते कि सह और हमें तो पठ धातु है, याद ही नहीं आ रहा, कुछ पढ़ा तो था ती तह अंति, चलो तह कर देते हैं, गलत हो जाएगा। सह के साथ ही ती आएगा, तऊ के साथ तह आएगा। इतना हमें बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है। एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं। मैंने पहली कक्षा में निवेदन किया था कि हम अपनी पहली उंगली को प्रथम पुरुष मानेंगे और इसके जो तीन हमारी रेखाएं हैं इसको हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन मान लेंगे। तो एक वचन में हम बोलते हैं सह, द्विवचन में तऊ और बहुवचन में ते। सह तऊ ते अपने अंगूठे की सहायता से, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर हम प्रत्यय चलाएंगे ती तह अंति। तो जब हम सह बोलेंगे तो हमें बिल्कुल ध्यान आ जाएगा कि सह के साथ लगने वाला प्रत्यय ती है, इसमें हम किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। अब हमने प्रथम पुरुष में वाक्य का प्रयोग कैसे करना है इसको समझा है। अब हमने एक धातु ली, पठ धातु, पढ़ना। क्रियाएं तो बहुत सारी हैं, पढ़ना भी है, खेलना भी है, खाना भी है, पीना भी है, देखना भी है। तो हम उन सब धातुओं को देखेंगे। तो जो आसान वाली धातु है मैं पहले उनको लेती हूँ। हमारी पुस्तक में जो लिखी हुई है उसको थोड़ा सा परिवर्तन करके भी प्रयोग करना पड़ रहा है। मैं लेती हूँ वो धातु जो बिल्कुल बिना परिवर्तन के प्रयुक्त हो सकती है। हम वाक्य बनाना चाहते हैं वह हंसता है। अब हमें बहुत आसान है हमारे लिए यह वाक्य बनाना, क्योंकि हमें वह की संस्कृति पता है सह, और हमें यह भी पता चल गया कि हंसने के लिए हंस धातु होती है। ठीक है, और सह के साथ प्रत्यय कौन सा लगाना है? ती। ठीक है, वाक्य बन गया सह हंसति, वह हंसता है। अब हमें वाक्य बनाना है वे दो हंसते हैं। अब वे दो की संस्कृत हमको मालूम है, तो
हस धातु हमें मालूम है और हमें यह भी मालूम है कि हस के साथ तऊ के साथ तह लगता है धातु में, तो हमने तह लगा दिया, तऊ हसतः, वाक्य बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब हमने वाक्य बनाना है, वे सब हंसते हैं। वे सब की संस्कृत हमें पता है, ते होती है। हंसने की धातु भी हमको पता है, हस होती है, और इसके साथ अंति लगता है। जो अंति का अ है ना, वो स के बीच में जुड़ गया है, ठीक है। तो ये हसंती ऐसे बन जाएगा, ते हसंती, वे सब हंसते हैं। हमारे वाक्य तीनों ठीक हैं। अगर अब हमने ऐसा किया कि सह हसंती, तो ये हमारा अशुद्ध प्रयोग है, इसको हमें शुद्ध करना होगा कि सह के साथ हसती ऐसा आता है। धातु परिवर्तित होंगी अर्थ के अनुसार, जैसा भी हमको अनुवाद करना है। अब हमने दो धातुएं सीख ली आज। पठ धातु हम पिछली कक्षा में सीख चुके थे, हस धातु हंसना। अब एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है लिखना। लिख धातु होती है उसके लिए, सह लिखने के लिए लिख धातु हमको मिल गई, हमने लगा दिया ती उसके बाद, क्योंकि सह के साथ ती लगता है। सह लिखती, वह लिखता है। अन्य भाषाओं में हम कुछ भी कहें, अंग्रेजी में कहें, किसी दूसरी भाषा में कहें, लेकिन संस्कृत में वाक्य का प्रयोग इस तरह से होगा। वह के लिए सह, लिखती के लिखने के लिए लिख धातु, और सह के साथ प्रत्यय कौन सा होता है, हमें बहुत अच्छी तरह से याद हो गया कि ती लगता है, हमने कर दिया सह लिखती। अब इसी तरह से वे दो लिखते हैं, हमें बनाना है, तो वे दो के लिए तऊ, और लिखने के लिए लिख धातु हमें पता चल गई, और तह आ जाएगा, वाक्य बन गया तऊ लिखतः। अब हमें कोई कहे कि वे सब लिखते हैं या वे सब लिख रहे हैं। लिख रहे हैं, इसके लिए संस्कृत में दूसरी व्यवस्था भी है, जो क्रिया चल रही है, लेकिन लिखता है, लिख रहे हैं, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम जो प्रत्यय लगा रहे हैं धातु के साथ, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कोई दोष नहीं होगा उसमें। अब वे सब हंसते हैं का अनुवाद करने के लिए कहा हमें किसी ने, तो हमने वे सब के लिए ते शब्द लिया। लिखने के लिए वे सब लिखते हैं, है ना, हंसने का हम कर चुके थे, ते वे सब लिखते हैं। लिखने के लिए धातु हमारी लिख है, और इसके साथ अंति लगाना है, ते लिखंती, ये हमारा बन गया। अब वाक्य हमारा बनाने के लिए कहा जा रहा है, वह चलता है, ठीक है। सह, चलने के लिए चल धातु, और सह के साथ प्रत्यय कौन सा लग जाएगा, ये लगा दूं तो गलत हो जाएगा ना, स के साथ तो तह लगता नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहां पर ती लगाना है। सह चलती हमारा वाक्य शुद्ध बनेगा। वे दो चलते हैं, तऊ, चलने के लिए चल धातु। अब यहां पर ती नहीं कर सकते कि प्रत्यय है कोई भी लगा दो, तऊ के साथ तह, इतना हमें बिल्कुल याद रखना होगा। अगर याद नहीं रहता, कुछ बड़ी अवस्था के लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं, तो वे लिख करके रख लें, देख करके बता दें, धीरे धीरे उनको याद हो जाएगा ये। वे सब चलते हैं, ते, चलने के लिए चल धातु, और अंति, ते चलंती, ठीक है। अब एक धातु है, बहुत प्रयुक्त करते हैं, वो नमस्ते करता है, वो नमस्कार करता है ना, तो उसके लिए धातु होती है नम। तो हमें पता चल गया, वो वाक्य दिया गया, वह नमस्कार करता है, नमस्कार करने की धातु हमको पता चल गई, नम। सह नमति, वे दो नमस्कार करते हैं, तऊ नमतः। वे सब नमस्कार करते हैं, ते नमंती, ठीक है। अब हमें कितनी धातुएं याद हो गई। पठ, पढ़ना, जो लिखना चाहते हैं लिख लें। पठ, पढ़ना,
हंस, हंसना। लिख धातु, लिखना। उसके बाद हमने चल धातु की, जिसका अर्थ होता है चलना। नम धातु भी हमें पता चल गई, नमस्कार करना। या नमस्ते करना, कुछ भी हम कह सकते हैं। अब जैसे ही जो धातुएं हमने पढ़ी हैं, इनके साथ सिर्फ हमें ती जोड़ना है और कोई परिवर्तन नहीं करना। लेकिन बहुत सारी धातुएं ऐसी हैं जिनका जब हम वाक्य में प्रयोग करने लगते हैं या प्रत्यय लगाने लगते हैं उसके साथ, तो थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो उन भी एक दो धातुओं को देख लेते हैं जो हमारे अभ्यास 1 में बताई भी गई हैं। भू धातु है, जिसका अर्थ होता है होना। जैसे कोई भी कार्य हो रहा है ऐसा बताने के लिए भू धातु का प्रयोग किया जाता है। और जब उसमें प्रत्यय जोड़ना होता है तो भू को भव हो जाता है। ठीक है। और हम जब प्रत्यय लगाते हैं तो उसके साथ ये जो हलंत है ना, नीचे डंडा लगा हुआ है, इसको हम हटा देते हैं और प्रत्यय जोड़ देते हैं इसमें ती, भवती। ठीक है। और एक धातु हमारी होती है गम, जिसका अर्थ होता है जाना। महत्वपूर्ण क्रिया है, बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं हम इस शब्द का। तो इसको जब हम प्रत्यय लगाएंगे तो ये गच्छ हो जाएगा, और प्रत्यय जुड़ेगा तो ये गच्छति ऐसे बन जाएगा। इन दो धातुओं को और हम अच्छे से याद कर लेंगे। धातु मुख्य रूप से भू है, जिसका अर्थ होता है होना, और गम का अर्थ होता है जाना। और जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो गम का गच्छ बन जाएगा, इसको हमें याद रखना होगा। और प्रत्यय जुड़ जाएगा, ये इसको हम सफिक्स कहते हैं, संस्कृत में प्रत्यय कहेंगे। तो जुड़ जाएगा, ये जुड़ेगा हमारा इसके साथ, तऊ के साथ या ते के साथ, सह के साथ जुड़ेगा, है ना। सह गच्छति ऐसा हो जाएगा। गम धातु का मतलब जाना, धातु का मतलब जाना है। जब ये वाक्य में जुड़ गया, गच्छ बना और ती जुड़ गया, तो अर्थ हो गया जाता है। ठीक है। जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे गोज। गो हमारा एक्टिंग वर्ड होता है, उसके साथ फिर हम ईएस लगा देते हैं, तो ऐसे ही ये हमारा ती प्रत्यय जुड़ जाता है संस्कृत में। और ये जुड़ेगा हमारा कर्ता के अनुसार, एक वचन का है, द्विवचन का है या बहुवचन का है। ठीक है। भू का मतलब होना और भवती का मतलब होता है। जैसे हम वाक्य बोले कि वह वहां होता है। चलो एक वाक्य को ले लेते हैं हम, वह वहां होता है। अब इसका हम अनुवाद करते हैं। वह की संस्कृत हमें मालूम है क्या होती है। इसको अगर किसी को नोट करना है तो कर ले, मैं इसको रब करूंगी। वह की संस्कृत होती है सह। और होना, वह वहां होता है। अब वहां की संस्कृत हमको पता नहीं है, तो हमें सीखना पड़ेगा ये शब्द। तो उसके लिए शब्द होता है तत्र, सह तत्र। ठीक है। होता है, अब होता है के लिए भू धातु है, ये हमको पता चल गई। और हमें इतना भी याद हो गया कि भू का भव हो जाता है, तो हमने भव कर दिया इसको। और सह के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय भी हमको याद है, ती लगा दिया, सह तत्र भवति। ये वाक्य हमारा वह वहां होता है। बहुत प्रयोग करते हैं हम इस तरह के वाक्य को ना, वह वहां होता है, सह तत्र भवति। ये जो वाक्य शब्द हम नए नए सीख रहे हैं ना, ये हमें याद करने पड़ेंगे। एकदम नहीं याद होंगे, आप नोट करके रख लें। जिनके पास पुस्तकें उपलब्ध हो गई हैं उनको ये शब्द अभ्यास 1 में शब्दकोश वाली जो साइट है, पृष्ठ संख्या 2 पर, वहां मिल जाएंगे। वहां का अर्थ भी मिल जाएगा, यहाँ का अर्थ भी मिल जाएगा। हम भी धीरे धीरे इसको समझेंगे। अभी हम
अभ्यास करने की बहुत जल्दी नहीं करेंगे जब तक हम इन बेसिक चीजों को नहीं समझ लेते। यही चीजें हमारी अभ्यास में भी प्रयुक्त होंगी। अभ्यास में जब प्रयुक्त होंगी तो फिर हमको अपनी गाड़ी थोड़ी दौड़ानी पड़ेगी, है ना। जब प्लेटफॉर्म से गाड़ी चलती है तो थोड़ा धीरे चलती है ना, तो इसीलिए हम भी थोड़ा धीरे चल रहे हैं, ताकि जब अभ्यास करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। मुख्यतया बेसिक चीज हमारी ये हमने सीखी कि स के साथ ती लगेगा, तऊ के साथ तह लगेगा, ते के साथ अंति लगेगा। अब ये ती तह अंति लगेंगे कहाँ? धातु के साथ लगेंगे, ठीक है। पठ, नम, चल जो धातुएं हमने सीखी कि पढ़ने के लिए पठ धातु, चलने के लिए चल धातु, हंसने के लिए हंस धातु, लिखने के लिए लिख धातु, नमस्कार करने के लिए नम धातु, होने के लिए भू धातु, और भू का भव करके रूप चलेगा। बाकी सब धातुओं में हमने देखा पठ में ती जोड़ा पठती, चल में ती जोड़ा चलती, नम में ती जोड़ा नमती। भू में हमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ा, हमने ऐसे नहीं किया भूति कर दिया, भू को भव बनाया, फिर उसमें ती प्रत्यय जोड़ा, ठीक है, भवती हो गया। अब इसी तरह से वाक्य होगा वह वहां जाता है। वह की संस्कृत हमें मालूम है, सह। वहां की संस्कृत भी हमने सीख ली अभी अभी, ठीक है, क्या होती है? तत्र। अब जाना है उसके लिए गम धातु हमें पता है, और गम को हमने गच्छ करके लिखना है, ये भी हमने याद कर लिया। तो हमने गच्छ किया, और सह के साथ क्या जुड़ जाएगा? ती जुड़ेगा। सह गच्छति, स तत्र गच्छति, वह वहां जाता है। अब अगर वे वाक्य आ जाए हमारे पास, वे कहाँ जाते हैं? अब आप जरा अपने मन में विचार करें इसको, फिर मैं लिखूंगी, फिर आप मिलाइएगा इसको। अभी बोलेंगे नहीं, माइक खोल करके अपने मन में अपनी जगह पर बैठे ही विचार करें। वाक्य है हमारे पास, वे कहाँ जाते हैं। अब वे कहाँ जाते हैं, वाक्य सुनने से अनुमान लग रहा है कि ये बहुवचन का वाक्य है, बहुत सारे लोगों के बारे में पूछा जा रहा है। तो बहुवचन में हमारे पास ते होगा। ठीक है, दीदी वे सब कहाँ जाते हैं? हाँ जी, जी जी, वे सब कहाँ जाते हैं, वाक्य ये है जी। ते। अब कहाँ की संस्कृत हमको नहीं पता, उसकी जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। अब जाने के लिए गम धातु है, हमने अभी पढ़ा, गम को क्या हो जाएगा? गच्छ, है ना। और अंति जो है इसमें जुड़ जाएगा, गच्छन्ति बन गया। अब कहाँ की संस्कृत का कैसे पता करेंगे? कुत्र होती है, ठीक है, अभ्यास में भी लिखा हुआ है। कुत्र का मतलब कहाँ, तो वे सब कहाँ जाते हैं, इसकी संस्कृत जब हम बनाएंगे तो ते कुत्र गच्छन्ति, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हमारे बहुत छोटे सारे से वाक्य थे, वह पढ़ता है, वह चलता है, वह खाता है, वह जाता है, वे दो पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। अब हम थोड़े थोड़े शब्द उसमें और जोड़ेंगे तो वाक्य और बड़े बड़े बनते जाएंगे, और उन शब्दों के अर्थ हमको ध्यान रखने होंगे। एक बार में नहीं याद होंगे, समय लगेगा उसको याद करने में। तो जब तक नहीं याद हो तब तक देख करके प्रयोग कर ले, और जब याद हो जाएंगे फिर तो आप मास्टर हो जाएंगे। अब हमने प्रथम पुरुष अच्छे से सीख लिया, सह, तऊ, ते। क्या क्या लगता है इसके साथ? ती, तह, अंति। और लगेगा कहाँ? धातु के साथ। धातु का मतलब होता है एक्टिंग वर्ड, क्रिया शब्द। संस्कृत में उसके लिए धातु ये शब्द प्रयोग किया जाता है, और वो होती क्या है? धातु। पढ़ने के लिए पठ, चलने के लिए चल, हंसने के लिए हंस, हसंती बन जाएगा ये। तो बहुत सारी धातुएं हैं, बहुत सारी धातुएं हम प्रयोग करेंगे, धीरे धीरे आपका परिचय उन धातुओं से होता जाएगा। तो आप कितनी ही धातुएं इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। जब हम और अनुवाद करेंगे तो आपको
धातुएं और भी हमारी सामने आएंगी, पता चल जाएगा। अब एक थोड़ा सा हम और पढ़ते हैं। मैंने कहा वह पढ़ता है, ये तो ठीक है, अब हर बार वह वह थोड़ी ना करते रहेंगे, नाम भी तो होता है किसी का। अब नाम है हमारे पास, राम पढ़ता है। हमने यह वाक्य बनाना है। अब राम के लिए तो हमें शब्द पता ही नहीं है क्या होता है। संस्कृत में राम तो राम ही रहेगा, लेकिन संस्कृत में जो शब्द होता है ना, बिना विभक्ति के प्रयुक्त नहीं होता, उसमें विभक्ति लगती है। विभक्ति भी ये हमारे प्रत्यय ही होते हैं, जिसमें सु और जस बहुत सारी विभक्तियां होती हैं, उसको हम शब्द रूपों में देखेंगे। तो वो हमें याद करना पड़ेगा। जब एक होगा ना राम, तो रामः बन जाएगा। ये दो बिंदियां ही लगानी है, और ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। रामः ऐसा बन जाएगा। और जब हमें दो रामों के बारे में बोलना है, कोई दो लड़के हैं जिनका नाम राम है, दोनों का ही नाम राम है, तो रामौ हो जाएगा, दो राम। और बहुत सारे राम हैं तो रामः हो जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन हमें और याद करनी है, रामः रामौ रामः। इसकी लाइनें तो हमारे पास 8 होंगी याद करने के लिए, लेकिन अभी हम एक पहली लाइन याद करेंगे, रामः रामौ रामाः। रामौ रामः का प्रयोग तो बहुत कम होगा। राम पढ़ता है, राम खाता है, राम जाता है, राम नमस्कार करता है, राम लिखता है, इस तरह का प्रयोग ज्यादा होगा। दो राम पढ़ते हैं, ऐसा तो वाक्य हिंदी में भी हम ज्यादा नहीं प्रयुक्त करते, लेकिन हमारे पास व्यवस्था है। और सिर्फ नाम के लिए नहीं है, इसकी तरह कई रूप चलेंगे, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन अभी आप एक लाइन याद कर ले या अपनी कॉपी में लिख ले। वैसे आप देखें तो पीछे हमारे शब्द रूप जो दिए हुए हैं, ये पृष्ठ संख्या होगी इसकी 63 है, 63 पृष्ठ संख्या पर राम शब्द के रूप दिए हुए हैं। अभी हमने उसमें से पहली लाइन याद करनी है, और इसी ही लाइन के आधार पर कई और शब्दों को लेकर, 20 शब्दों को लेकर हम अनुवाद करेंगे। एक लाइन याद होगी तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। रामः रामौ रामः, आपने याद किया था पहले, सह तौ ते। अब ये शब्द और याद कर लीजिए, रामः रामौ रामाः। इसके स्थान पर हम कई शब्दों को यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे कहना है हाथी जाता है या हाथी जाते हैं। अब हाथी वे सब जाते हैं तो हमें बड़े आराम से कर लिया, ते गच्छन्ति। अब हाथी जाते हैं कैसे करें, तो अब हमें पता करना पड़ेगा हाथी के लिए संस्कृत में हाथी को क्या कहा जाता है। उसके लिए शब्द होता है गज। ठीक है, सुना भी होगा आपने शब्द, तो गज। इसके भी रूप ना राम की तरह ही चलेंगे, रामः रामौ रामाः, गजः गजौ गजाः। गजः मैंने एक हाथी, गजौ मैंने 2 हाथी, गजः मैंने बहुत सारे हाथी। जब इस तरह का प्रयोग हमने करना हो, बहुत सारे हाथी, तो हम गजः शब्द को लगा देंगे। चलो अब हम इसका अनुवाद कर ही लेते हैं, हमने शुरू किया है तो। वाक्य है हमारे पास, हाथी चलते हैं। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सब आपको किताब में मिलेगा। जब हम ये बेसिक चीजें अपने दिमाग में बिठा लेंगे, उसके बाद फिर अभ्यास में दिए गए वाक्यों का अनुवाद करना बड़ा सरल हो जाएगा। हाथी चलते हैं, एक हाथी नहीं चल रहा, बहुत चल रहे हैं, इतना तो हमें समझ आ गया। अब इसको हमने बहुत, हाथी की संस्कृत भी हमको आ गई गज। ठीक है, अब हमने बहुत सारे हाथी कैसे बनाई। गज शब्द जब हम प्रयुक्त करेंगे तो ये बिना विभक्ति के प्रयुक्त नहीं होगा, क्योंकि विभक्ति लगेगी, प्रत्यय लगेगा, तभी शब्द पद बनता है। शब्द बिना पद बनाए संस्कृत में प्रयुक्त नहीं होता। शब्द पद तभी बनता है जब उसमें प्रत्यय जुड़ेगा, तिंक प्रत्यय, तीतः अंति वाला प्रत्यय, और सु और जस वाले प्रत्यय। वो प्रत्यय आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसके स्थान पर हमें सिर्फ रूप ही याद करना है। तो जब वो प्रत्यय जुड़ जाता है तो शब्द कैसे बन जाता है, वो विभक्ति जब जुड़ती है तो गजः बन जाता है, एक हाथी के लिए। हमें चाहिए बहुत सारे हाथी, तो हम करेंगे गजाहा।
गजह बन गया, ये हमारा बहुवचन का हो गया। गजाह, अब चलने के लिए धातु कौन सी ले हम? चल। अंति जोड़ना है हमें, बहुत सारे जब होते हैं। अब आप कहोगे कि ते के साथ कहा था अंति जोड़ने के लिए, जो प्रथम पुरुष में आने वाला कर्ता होगा ना बहुवचन में, उसके साथ भी अंति ही लगेगा। ते के साथ तो लगता ही है। प्रथम पुरुष का कर्ता जब बहुवचन का होगा तो अंति लगेगा, द्विवचन का होगा तो तह लग जाएगा, एक वचन का होगा तो ती लग जाएगा। जैसे हमने कहना हो हाथी चलता है, तब हम क्या कहेंगे? जगह नहीं है, मैं इसको हटा रही हूं। गजह चलती, ठीक है। सह तऊ ते, इसकी जगह पर हो जाएगा गजह गजऊ गजाहा, ठीक है। आज हम कक्षा को इतना रखते हैं। इसमें से बहुत सारी चीजें हो सकते हैं आप लोगों को कईयों को ना समझ में आई होंगी, तो जरा मुझे पता चले कि किस किस को नहीं समझ में आई कोई चीज, तो वो पूछें। दीदी जी, मैं पहले बोलूं? जी जरूर बोलें। दीदी जी, मुझे कल मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की थी, वैसे कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। दीदी जी, मुझे बुक चाहिए, इसके लिए क्या सरल कौमुदनी चाहिए होती है? मुझे कैसे मिलेगी? मैं ग्रुप में ये अपना वो एड्रेस डाल दूं, आप मुझे भेज देंगी? ऐसा है, ये दीदी जी, पीडीएफ मुझे डला ज्यादा हुआ आता है। नहीं है।